हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस, जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शन के बारे में। जनरल एक्सेप्शन है जो सेक्शन 14 से लेकर के 44 तक है, और इसका जो लास्ट पार्ट है मतलब सेक्शन 34 से लेकर के 44 के बीच वाला पार्ट, वो प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है। तो प्राइवेट डिफेंस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 14 से लेकर के 33 तक इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 के बारे में। सेक्शन नंबर 14 ये बोलता है कि जब कोई पर्सन एक्ट करता है जो कि बाउंड बाई लॉ है, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट से ऐसा मान लेता है कि वो बाउंड बाई लॉ है और वो कोई एक्ट करता है, तो वो उस एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा। मतलब वहाँ पर कोई भी यदि एक जनरल सेंस में कोई ऑफेंस होता है तो वो उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक फौजी के सीनियर से ये उसको डायरेक्शन मिले हैं कि कोई मॉब के ऊपर वो फायर कर दे। अब इसने फायर कर दिया और वहाँ मॉब में किसी एक पर्सन की डेथ हो गई, तो वो जो फौजी है वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि इसके सीनियर के द्वारा उसको ऑर्डर दिया गया था और वो अपने सीनियर का ऑर्डर मानने के लिए बाउंड बाई लॉ था, इसलिए उसने ये चीज़ करी, फायर किया और एक आदमी की डेथ हो गई। तो इस कंडीशन में वो बाउंड बाई लॉ है, तो यहाँ पर वो लाइबल नहीं होगा। अब सेकंड चीज़ का एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट से वो अपने आप को बाउंड बाई लॉ मान लेता है। कैसे? मान लो एक पुलिस थाने में दो आदमी जिनका सेम नाम है ना, दोनों का नाम, एक का नाम राम है, दूसरे का भी नाम राम है। तो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर निकलता है कि ये पुलिस वाला इस पर्सन को अरेस्ट करके लेके आएगा। ठीक है। अब ये ऑर्डर इस राम के लिए था, लेकिन इस राम ने अपने नाम से मान लिया और ये जाके इसको अरेस्ट करके लेके आ गया। अब ये पर्सन ऑथोराइज था इसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन ये चला गया। पर क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में जो एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण से कुछ एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई और उस कारण से वो खुद को बाउंड बाई लॉ मान रहा है और उसने ऐसा एक्ट कर दिया, तो इस कंडीशन में वो खुद लाइबल नहीं होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 के बारे में। सेक्शन नंबर 15 ये बोलता है कि कोई भी जज होता है जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहा होता है, तो उस दौरान यदि कोई भी एक्ट कर देता है तो वो उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होता है जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहा हो उस कंडीशन में। जैसे कि किसी जज ने किसी अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी की एक सेंटेंस सुनाई उसको, ठीक है, और उस पर्सन को हैंग कर दिया, उस पर्सन की डेथ हो गई। तो क्योंकि जज ने जुडिशियली एक्ट करते हुए उसको डेथ की पनिशमेंट सुनाई और उसकी डेथ हो गई, तो वो जज इस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 16 ये बोलता है कि कोई जजमेंट या फिर ऑर्डर के परस्यूएंस में उसके अनुसार कोई काम हो रहा है, तो उस कंडीशन में कोई भी एक्ट होता है उसके लिए वो लाइबल नहीं होता है। जैसे कि जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इस पर्सन को डेथ पनिशमेंट दी जाए, तो जजमेंट के परस्यूएंस में कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो पुलिस वाले उनको फांसी देते हैं, तो वो पुलिस वाले उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होंगे, भले ही उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जो पब्लिक सर्वेंट है वो ये काम कर रहा है, या फिर कोई भी अदर पर्सन जो काम कर रहा है और वो अपने गुड फेथ में काम कर रहा है कि इस कोर्ट का ही जुरिस्डिक्शन है, तो वो इस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा, है ना। भले ही वहाँ पे नो जुरिस्डिक्शन हो कोर्ट का, लेकिन वो यदि परस्यूएंस में काम कर रहा है उसके, तो वो पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई भी अदर पर्सन उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 17 ये बोलता है कि जब कोई पर्सन अपने आप को जस्टिफाइड बाई लॉ मानता है, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हैं ऐसा मानता है कि वो जस्टिफाइड बाई लॉ है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन का भी वो इस चीज़ से तो वो इस यहाँ पर बेनिफिट ले सकता है अपने एक्ट का, क्योंकि वो जस्टिफाइड बाई लॉ है। जैसे कि एक पर्सन है जो सामने देखता है कि किसी आदमी का मर्डर हो रहा है, और वो ये जो पर्सन है ए इस बी का मर्डर कर रहा है, तो इसका मर्डर हो गया, तो इसने क्या करा, इसको जाकर के पकड़ लिया। अब इसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया वैसे तो, लेकिन क्योंकि जब किसी आदमी के सामने मर्डर वगैरह हो रहा होता है, तो एक लॉ के द्वारा उसको परमिशन मिली होती है कि वो उसको जाकर के डिटेन कर सकता है, उसको पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन है जस्टिफाइड बाई लॉ है, ये जस्टिफाइड बाई लॉ है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में ये पर्सन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा। अब समझते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो किस तरीके से अपने आप को जस्टिफाइड बाई लॉ मान लेता है। लास्ट में ये चीज़ निकल के आती है कि ये जो ए है ये अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर काम कर रहा था, और ये जो बी वाला था इस सबसे पहले इसने ही इसके ऊपर अटैक किया और प्राइवेट डिफेंस में इसने इसको मारा है, ठीक है। तो ये मार सकता है इसको यहाँ पे, ये मर्डर भी नहीं कर रहा था, ये अपने प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहा था, ये कोई मर्डर तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये पर्सन इसको ऐसा लगता है कि ये इसको मार रहा है, तो इसने जाके इसको पकड़ लिया। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट कारण से अपने आप को जस्टिफाइड बाई लॉ मान रहा है, तो इस कंडीशन में भी ये पर्सन यहाँ पर लाइबल नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 18 के बारे में।
सेक्शन नंबर 18 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जब कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है, कोई लॉफुल मैनर में कर रहा है और लॉफुल मीन्स से कर रहा है, मतलब पूरा लीगली काम कर रहा है, ठीक है, और प्रॉपर केयर और क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी के साथ में काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई मिसफॉर्चून मतलब कोई दुर्घटना, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो पर्सन लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल मैनर के अंदर कर रहा था और लॉफुल मीन्स के द्वारा लॉफुल मीन्स से कर रहा था, और वो प्रॉपर केयर भी के साथ भी कर रहा था और क्वेश्चन के साथ में भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून हुआ, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के होने चाहिए और उसका क्रिमिनल नॉलेज नहीं होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ इस कारण से ये एक्सीडेंट या फिर ये मिसफॉर्चून यहाँ पे हो सकता है। तो ना तो उसका क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए और ना ही उसका क्रिमिनल नॉलेज होना चाहिए वहाँ पे। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 19 के बारे में। सेक्शन नंबर 19 ये बोलता है, इस सेक्शन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी के नाम से। अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में ये इसकी जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। एक नाव जा रही है, उसके सामने दो रास्ते हैं, है ना। तो यदि वो इस रास्ते पर जाएगा तो यहाँ एक छोटी नाव है जिसके ऊपर 20 लोग बैठे हैं, उनको वो डेफिनेटली मर जाएंगे यदि ये इस रास्ते से जाएगा तो। लेकिन यदि ये इस रास्ते को फॉलो करता है, इसमें एक नाव है जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो इस रास्ते पर जाएगा तो यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो जाएगी। तो ये क्या करता है कि 20 लोगों की मौत के बजाय इसको बेटर लगता है कि मैं इस रास्ते को चुन लूँ, ठीक है, और ये और दूसरा उसके पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल था नहीं, तो इसने ये वाला रास्ता ले लिया और यहाँ पर 2 लोग मर गए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये पर्सन होगा वो लाइबल नहीं होगा। कैसे? ये डिफेंस ऑफ नेसेसिटी वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पर लगेगा। कैसे? इस पर्सन को नॉलेज है कि मैं यदि इस रास्ते पर जाऊँगा तो इन 2 पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसका इंटेंशन नहीं है उन 2 लोगों को मारने का। ये मजबूरी बस ऐसा काम कर रहा है, लेकिन इसका इंटेंशन नहीं है ऐसा कुछ करने का। ये गुड फेथ में काम कर रहा है कि मैं प्रिवेंट कर सकूं अदर हार्म को। यदि इस रास्ते पे जाएगा तो यहाँ 20 लोग मरेंगे, तो ये गुड फेथ में काम कर रहा है प्रिवेंट अदर हार्म को। अब ये अदर हार्म हो सकता है या किसी प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और पर्सन का भी हो सकता है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे 1000 किलो गेहूँ रखा है और यहाँ पे 10 किलो गेहूँ रखा है, तो कुछ भी है ना, तो प्रॉपर्टी और पर्सन दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब दूसरे हार्म को प्रिवेंट करने के लिए गुड फेथ में वो काम कर रहा होता है, उसका नॉलेज वहाँ पे हो, भले ही हो, लेकिन उसका इंटेंशन वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 20 के बारे में। सेक्शन नंबर 20 ये बोलता है कोई भी चाइल्ड है जो कि 7 साल से कम की एज का है, वो यदि कोई भी ऑफेंस कर देता है तो वो उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 21 ये बात करता है कि कोई भी चाइल्ड है जो 7 से 12 साल की एज का है और उसको इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये है कि वो कोई भी काम करता है तो उसको पता नहीं है कि इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो इमेच्योर है अंडरस्टैंडिंग के मामले में, तो इस कंडीशन में वो भी लाइबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 22 बात करता है कि जब कोई अनसाउंड माइंड में एट दैट टाइम, जब ऑफेंस करने के टाइम पे यदि उसका अनसाउंड माइंड है, वो यदि कोई ऑफेंस करता है तो उस कंडीशन में वो पर्सन लाइबल नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो पर्सन है वो हमेशा ही 24 आवर्स वो अनसाउंड माइंड करे। उसको इंटरवल हो सकते हैं कि वो 2 घंटे रहता है, 4 घंटे रहता है, 5 घंटे रहता है, 7 घंटे रहता है। तो जब उसका साउंड माइंड है, उसने कोई ऑफेंस कर दिया तो वो उस चीज़ के लिए लाइबल होगा, लेकिन वो उस इंटरवल में जबकि वो अनसाउंड माइंड का है, उसने कोई भी ऑफेंस कर दिया तो वो उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 ये बात करता है कि किसी पर्सन को इंटॉक्सिकेशन दिया जाता है, मतलब कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध में, और वो इस स्टेज में पहुंच जाता है कि वो इनकेपेबल ऑफ जजमेंट, वो कोई भी चीज़ का जजमेंट लेने के लिए इनकेपेबल है कि मैं जो अब कोई काम करूंगा तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस वगैरह रहेगा, तो वो इनकेपेबल हो जाएगा कोई भी जजमेंट लेने में, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। सेक्शन 24 कि जब आप डायरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसका जो समरी है, उसका जो सार है वो यही है कि जब वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन होता है, जब इंटॉक्सिकेशन खुद अपनी मर्जी से करता है तो उस कंडीशन में वो पर्सन लाइबल होगा, और ऊपर वाली कंडीशन में जब उसकी अगेंस्ट हिज विल के दिया गया है तो उसमें वो लाइबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 को समझने से पहले हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम इसकी थ्योरी को समझेंगे। मान लो कि 2 बच्चे हैं, दोनों ही 18 साल से ऊपर है। एक गेम होता है मतलब फेंस, सी या ऐसे दोनों में से एक है। तो फेंस एक गेम होता है जिसमें मतलब एक तलवार की तरह कोई चीज़ होती है, वो फ्लेक्सिबल एक ब्लेड होती है, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स वगैरह में, लेकिन वो एक तलवार का सेफर वर्जन होता है।
तो ये एक तरह की स्पोर्ट्स होता है, इसमें इंजरी वगैरह लग सकती है इंसान को। तो ये दोनों राजी होते हैं अपने आप में कि मतलब कंसेंट के साथ में खेलते हैं कि अपन ये गेम खेलते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें वो रिस्क तो है ही है, तो ये गेम खेलने के दौरान, और ये दोनों ने फेयरली खेला, कोई भी फाउल प्ले नहीं किया, तो इसमें से इस पर्सन को कुछ इंजरी हो जाती है, तो ये वाला पर्सन होगा वो लाइबल नहीं होगा। अब वो कैसे लाइबल नहीं होगा? कि एक्ट डन विथ कंसेंट। सबसे पहले इसने, दोनों ही 18 साल से ऊपर थे और दोनों ने कंसेंट दी थी कि यदि कोई इंजरी होती है तो वो उस चीज़ के लिए मतलब वो चीज़ को सहन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये गेम सिर्फ इंजरी तक का ही सीमित है। यहाँ पर इंटेंशन या फिर नॉलेज इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि किसी आदमी की डेथ हो जाए या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाए। डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का ना तो इंटेंशन होना चाहिए और ना ही नॉलेज होनी चाहिए। इंटेंशन मतलब वो डेथ करने के लिए ही गेम खेल रहा है, नॉलेज की मतलब मैं ऐसा गेम खेलूंगा तो इसमें डेथ हो जाएगी, तो ना तो इंटेंशन होना चाहिए और ना ही उसको नॉलेज होनी चाहिए डेथ और ग्रीवियस हर्ट की। लेकिन इस गेम में हर्ट हो सकती है, या फिर हर्ट उसको इंटेंशन भी हो सकता है कि उसको मैं हर्ट करूँ, है ना। लेकिन ये जो इंटेंशन सिर्फ हर्ट का ही हो सकता है, इसमें डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का नहीं हो सकता है। तो हर्ट वहाँ पर या तो कोज में कोज हो सकती है, या फिर वहाँ पे इंटेंशन है उसको हर्ट कोज करने का। लेकिन जब वो ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हैं तो वो 18 साल से ऊपर के हैं और दोनों ने कंसेंट दी है। दोनों मतलब जिस पर्सन के साथ में हो रहा है उसने खुद ने कंसेंट दी है, तो वहाँ पर कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 26 के बारे में। 26 ये बोलता है कि एक पर्सन एक्ट करता है किसी के साथ में उसकी कंसेंट के साथ में, उसके बेनिफिट के लिए, तो उस कंडीशन में वो लाइबल नहीं होगा। जैसे कि एक पर्सन है जिसका पैर, ये जो पर्सन ए है इसके पैर में कुछ एक कैंसर टाइप का मान सकते हो, मतलब ऐसा कुछ है कि यदि उसके पैर को नहीं काटा जाए तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है, वो चीज़ पूरे उसके शरीर में फैल सकती है। तो एक डॉक्टर के पास में वो जाता है, डॉक्टर उसकी कंसेंट लेता है कि आपका पैर को काटना पड़ेगा और आपके ये बेनिफिट में चीज़ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसका पैर काट देता है, तो इस कंडीशन में जो डॉक्टर होगा वो लाइबल नहीं होगा। अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। यहाँ पर कंसेंट दी थी उसने, पेशेंट ने, और उसके बेनिफिट के लिए ये काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटेंशन डेथ का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंटेंशन है वो डेथ का नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब इंटेंशन इसका डेथ का होगा तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि, क्योंकि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है उस चीज़ को मारने के लिए, उसका एक्सक्यूज़ लेने के लिए, तो वहाँ पर इंटेंशन नहीं होना चाहिए डेथ का। लेकिन हर्ट वहाँ पर हो सकती है मैकोज, और हर्ट का उसको नॉलेज भी है, यदि मैं इसका ऑपरेशन करूँगा तो इसका पैर पूरा पूरा कट जाएगा, तो वहाँ पर एक नॉलेज भी है, इसको हर्ट होगा और हर्ट वहाँ पर कोज हो भी सकती है। लेकिन फिर भी वो गुड फेथ के अंदर उस पर्सन के बेनिफिट में काम कर रहा है और उसकी कंसेंट के साथ में काम कर रहा है, तो ये डॉक्टर होगा, जो भी पर्सन होगा, जो डूअर होगा, वो लाइबल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 27 के बारे में। सेक्शन 27 ये बोलता है कि, सबसे पहले हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं ना। एक बच्चा है जिसका एक ऑपरेशन करना है, कुछ बीमारी है उसको, और वो ऑपरेशन में ये रिस्क है कि उस बच्चे की डेथ भी हो जाए। लेकिन उसके गार्जियन उसके बेनिफिट में ये काम करवा रहे हैं कि बच्चा शायद तक बच जाएगा, या फिर कुछ भी कंडीशन हो, या तो गार्जियन हो सकते हैं या फिर उसके जो लॉफुल इंचार्ज हो सकते हैं, या फिर इन दोनों की कंसेंट से कोई भी पर्सन जो उनकी कंसेंट लेके कोई काम कर रहा है वो हो सकता है। तो वो उसके साथ में ऐसा करवाते हैं या फिर करते हैं उसके बेनिफिट के लिए, गुड फेथ में। और ये बच्चा है जो 12 साल से कम की एज का होना चाहिए, और यहाँ पर अनसाउंड माइंड वाला पर्सन भी इंक्लूड है, ठीक है। इसका तो इस ऑपरेशन के दौरान या फिर इस एक्ट के दौरान कोई भी यदि हर्ट वगैरह कोच होती है उस बच्चे को या फिर अनसाउंड पर्सन को, लेकिन वो जो काम है वो गार्जियन की कंसेंट के साथ में या फिर लॉफुल इंचार्ज की कंसेंट के साथ में, या फिर इन दोनों ने खुद ने वो काम किया है, या फिर कोई अदर पर्सन है जिन्होंने इन दोनों की कंसेंट या फिर इन दोनों में से कोई की भी कंसेंट लेके वो काम किया है उससे गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए, तो वो पर्सन उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा, है ना। अब एक एक्ट हो रहा है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें हर्ट कोज हो सकती है। हर्ट ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेशन करेगा तो कुछ ना कुछ तो उसका चीज़ बाहर निकालना करना, चीर फाड़ करना, तो हर्ट तो हो सकता है वहाँ पर। या फिर हर्ट का इंटेंशन भी हो सकता है कि उसका पैर काटना पड़ेगा, या फिर कोई भी इंटेंशन है उसका पैर काटना ही पड़ेगा। उसको नॉलेज है कि जब मैं ऑपरेशन करूँगा तो इस तरह की कोई इसको हर्ट होगी, है ना। तो ऑपरेशन में कोई हर्ट होती है, उसको नॉलेज है, डॉक्टर है, उसको तो प्रोफेशनल है। लेकिन उसका जो इंटेंशन है वहाँ पर डेथ का नहीं है, या फिर अटेम्प्ट टू डेथ का नहीं है कि उसको मैं मार दूँ। उसको नॉलेज है कि इस पर्सन की डेथ हो सकती है, लेकिन वो डेथ का रिस्क कब उठाएगा? जब उसको पता है कि इसको डेथ से बचाना है,
या फिर इसको ग्रीवियस हर्ट से बचाना है, या फिर उसको क्योर करना है, किससे, कोई ग्रीवियस डिजीज है उससे, या फिर कोई इन्फर्मिटी, कोई विकलांगता टाइप में है तो उसको बचाना, या फिर उसकी नॉलेज है कि इसको ग्रीवियस हर्ट, उसकी डेथ तो नहीं होगी लेकिन इस पर्सन को ग्रीवियस डेथ होगी, ये उसको नॉलेज है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रीवियस हर्ट दे रहा है ये किन कंडीशन में दे सकता है, या फिर वो कब रिस्क ले सकता है, जब ये सेम ही कंडीशन ये चारों हैं कि जब उसको डेथ से प्रिवेंट करना हो, उसको ग्रीवियस हर्ट से बचाना हो, या फिर क्योर करनी हो कोई ग्रीवियस डिजीज़ को या फिर इन्फर्मिटी को, ठीक है। और डी, क्योंकि ए बी सी इन तीनों कंडीशन में ये जो एक्ट है, क्योंकि हम जनरल एक्सेप्शन का पढ़ रहे हैं तो हम वो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर एक पर्सन को बेनिफिट मिलता है अपने एक्ट का, ठीक है। तो इस एक्ट का यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ये तीनों कंडीशन में इसको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जब कोई भी पर्सन जब ये तीनों काम करने के लिए किसी पर्सन को अबेटमेंट करता है, उसको उकसाता है कि आप ये ऐसा काम करो, ठीक है, तो ये जो तीनों कर रहे हैं वो खुद तो बचेंगे नहीं, लेकिन जो इसका अबेटमेंट कर रहा है वो भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो अबेटमेंट उस ऑफेंस के लिए जहाँ तक कि इट वुड नॉट एक्सटेंड, जो बेनिफिट होगा जो कि ए बी सी में है, यहाँ तक उसका बेनिफिट होगा, एक्सटेंड नहीं होगा, तो इन तीनों में से कोई भी ऑफेंस करने के लिए वो जब कोई पर्सन किसी को अबेट करता है तो वो खुद पर्सन भी उस चीज़ के लिए लाइबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भाई कोई एक्ट कर रहा है वहाँ पर हर्ट कोज हो सकती है, या फिर उसका इंटेंशन है कि हर्ट तो कोज करना ही है तब जाकर ये ठीक होगा, या फिर उसको नॉलेज है कि हर्ट कोज होगी उसकी, और जो बच्चा है वो 12 साल से कम का है या फिर अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। तभी यहाँ पर जो कंसेंट है इनसे ली जा रही है, नहीं तो यदि क्योंकि बच्चा यदि 12 साल से ऊपर का है या फिर मतलब वो साउंड माइंड का है तो उस खुद पर्सन से भी कंसेंट ली जा सकती है, ठीक है। लेकिन यदि बच्चा 12 साल का से कम का है तो आपको गार्जियन की या फिर लॉफुल इंचार्ज की या फिर इनसे कंसेंट लेके ही कोई काम करना होता है, ठीक है। और उस बच्चे के या फिर अनसाउंड माइंड के गुड फेथ में काम हो रहा है और उसके बेनिफिट के लिए काम हो रहा है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 के बारे में। सेक्शन नंबर 28 ये बात करता है कि क्योंकि हमने अभी हर एक सेक्शन में लगभग पढ़ा है कि कंसेंट के साथ में काम होना चाहिए, कंसेंट के साथ में काम होना चाहिए, तो उस कंसेंट का एक्चुअली में क्या मीनिंग होता है, उस कंसेंट का एक्चुअली में क्या एक मतलब कौन कौन से एलिमेंट है जो कि इसके अंदर नहीं आ सकते हैं, तब जाकर वो एक वॉलंटरी कंसेंट या फिर वो सही तरीके से ली गई कंसेंट मानी जाएगी। तो उसके लिए 3 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। ए, वो जो कंसेंट है वो फियर ऑफ इंजरी में नहीं होने चाहिए और मिसकंसेप्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। अब हमने इंजरी का पढ़ा था यहाँ पर सेक्शन 2 का क्लोज 14 में, कि जब किसी को इलीगल हार्म होता है किसी पर्सन की बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को, तब वो इंजरी होता है, ठीक है। तो वो पर्सन जो भी अपनी कंसेंट दे रहा है वो फियर ऑफ इंजरी के अंदर नहीं देना चाहिए, कोई भी मिसकंसेप्शन के अंदर नहीं देना चाहिए। प्लस जो पर्सन उसकी कंसेंट ले रहा है उसको नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो सामने वाला इंसान है कोई भी फियर ऑफ इंजरी के अंदर कंसेंट नहीं दे रहा है या फिर कोई भी मिसकंसेप्शन के अंदर कंसेंट नहीं दे रहा है। मान लो एक पर्सन ने अपने बच्चे के लिए एक कोई खिलौना लेता है, गन का, एक नकली गन लेता है, और वो किसी किराना की दुकान पर जाके कुछ सामान लेता है, ठीक है। वो गन ऐसी जगह पर बाई मिस्टेक ऐसे रख देता है, या फिर वो क्योंकि उसको पता है ये तो एक टॉय है, तो वो अपनी जेब में या फिर कहीं पर रख लेता है जो कि सामने विजिबल है। तो ये जो इस दुकान वाला है इसको ऐसा लगता है कि ये गन वगैरह कैरी कर रहा है तो सही तक ये पैसे वगैरह नहीं देगा, या फिर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो ये मेरे साथ में मारपीट वगैरह ऐसा कुछ करेगा। तो इस कंडीशन में ये वहाँ पर फियर ऑफ इंजरी के कारण से इसको बिना पैसे लिए इसको वो सामान दे देता है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन सामान ले रहा है इसको ये चीज़ नहीं पता है कि ये फियर ऑफ इंजरी के अंदर सामान दे रहा है, क्योंकि उसको पता है ये जो टॉय है मेरी बच्चे के लिए एक खिलौना है, ठीक है। लेकिन इसको नहीं पता, इसको नॉलेज नहीं है वहाँ पर, तो इस कंडीशन में ये पर्सन लाइबल नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन होने चाहिए, और जो ये चीज़ दे रहा है उसको भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो सामने वाला इंसान है वो फियर ऑफ इंजरी में या फिर मिसकंसेप्शन के अंदर वो अपनी कंसेंट दे रहा है, ठीक है। तो नॉलेज और ये दोनों एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है वहाँ पर। यदि ये एलिमेंट नहीं है तो वो कंसेंट है वो सही कंसेंट मानी जाएगी, ठीक है। यदि कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है और वो कंसेंट दे रहा है तो उसकी कंसेंट को सही नहीं माना जाएगा, या फिर कोई पर्सन है वो इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में, नशीली हालत में, और यदि वो कंसेंट दे रहा है तो उसकी कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। या फिर कोई भी पर्सन है जो कि 12 साल से कम की एज का है और वो कंसेंट दे रहा है
तो उसकी कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। तभी देखा हमने यहाँ पे कि ये जो बच्चा है 12 साल से कम के एज का है तो उसकी कंसेंट गार्जियन उसके लॉफुल इंचार्ज से ली जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 29 के बारे में। सेक्शन नंबर 29 ये बात करता है कि हमने 25, 26, 27 के अंदर जो भी हमने देखे हैं, ये जो एक्सेप्शन देखे हैं, इस एक्सेप्शन में ये हो रहा था कि जिस पर्सन को इंजरी होती है उस पर्सन से कंसेंट ली जाती है, और यदि उससे कंसेंट ली जा रही है तो फिर वहाँ पर कोई भी ऑफेंस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये बात है कि जब कोई पर्सन एक्ट कर रहा है वो एक्ट खुद ही ऑफेंस है, अपने आप में इंडिपेंडेंटली वो एक ऑफेंस है, तो उस कंडीशन में इस एक्सेप्शन का बेनिफिट उस पर्सन को नहीं मिलेगा। लैंग्वेज से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली वाले हैं जिनके वो किसी का मिसकैरेज करवाते हैं, अपनी कोई वुमन का जो अपनी फैमिली के अंदर मिसकैरेज करवाते हैं। ठीक है, अब मिसकैरेज यदि उस वुमन की यदि लाइफ सेव करने के लिए किया गया है तो वो तो वैलिड होता है, लेकिन उसकी लाइफ को सेव करने के लिए नहीं किया, कोई अदर पर्पज़ के लिए किया, तो मिसकैरेज करवाना। अब मिसकैरेज करवाएंगे तो जो वुमन जिसके साथ में मिसकैरेज होगा, जिसका मिसकैरेज होगा, उसको इंजरी होगी। ठीक है, तो जो घर वाले या फिर कोई अदर पर्सन ऐसा डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि जब इसका मिसकैरेज करवाया था तो हमने इस वुमन की कंसेंट ली थी, है ना। उस वुमन की भले ही आपने कंसेंट ली थी, लेकिन मिसकैरेज करवाना अपने आप में एक ऑफेंस है, तो इसलिए आप इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ऑफेंस है जो कि इंडिपेंडेंटली अपने आप में ही ऑफेंस है, भले ही आपने कंसेंट वगैरह लिए, तब भी आपके सेक्शन 25, 26 और 27 का जो एक्सेप्शन का बेनिफिट होगा वो आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 ये बोलता है कि सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। एक ऐसा पर्सन है जो कि उसका एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में चला गया। ठीक है, एक डॉक्टर जा रहा था रास्ते में से, उसने उसको उठा लिया और वहाँ वो उसका ऑपरेशन कर रहा है, क्योंकि वो कोमा में है, उसके पास में इतना टाइम भी नहीं है कि उसके फैमिली वालों को ढूंढें और उसके ऑपरेशन करने के लिए उसके फैमिली वालों की कंसेंट ली जाए। ठीक है, लेकिन वो गुड फेथ में उसका ऑपरेशन कर देता है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, तो और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर उसको लेके आया था, उसका ऑपरेशन किया था, वो पर्सन लाइबल नहीं होगा। क्यों लाइबल नहीं होगा? यहाँ पर ये थ्योरी लगती है, यहाँ पर ये सेक्शन लगता है कि एक पर्सन है वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, ये पर्सन गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, ये इसके बेनिफिट में, ये इसके बेनिफिट में एक्ट कर रहा है। कंसेंट यहाँ पर नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती? कि इम्पॉसिबल टू सिग्निफाई कंसेंट, या फिर इनकेपेबल है वो पर्सन अपनी कंसेंट देने के लिए, क्योंकि पर्सन कोमा में है, तो वो इम्पॉसिबल है उससे कंसेंट लेना, या फिर वो पर्सन है वो इनकेपेबल है ना। तो क्योंकि वो सिग्निफाई कंसेंट करने में इनकेपेबल है, क्योंकि वो कोमा के अंदर है। ठीक है, और वो इनकेपेबल है, और उसके कोई भी जो गार्जियन है या फिर जो लॉफुल इंचार्ज है जिस पर्सन के पास में उससे कंसेंट लेना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में यदि कोई पर्सन उसकी विदाउट कंसेंट के भी कोई एक्ट करता है जो कि गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए कोई काम करता है, तो इस कंडीशन में उस पर्सन को उस एक्ट के लिए वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसके प्रोवाइडेड में A, B, C, D ये 4 दायर के सेम एज सेक्शन 27। हम देखो 27 में ये पढ़ा था कि उसका इंटेंशन नहीं होना चाहिए उसकी डेथ का, या फिर अटेम्प्ट डेथ का, या फिर उसको नॉलेज है ऑपरेशन के दौरान या फिर कोई भी एक्ट के दौरान उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन वो डेथ का रिस्क इन 4 कंडीशन में ले सकता है कि उसकी डेथ से उसको बचाने के लिए, उसको ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए, या फिर उसको क्योर करने के लिए कोई ग्रीवियस डिजीज़ को या फिर इन्फर्मिटी को, और अबेटमेंट, इन तीनों में से किसी का भी वो पर्सन भी लाइबल होगा। तो ये 4 जो सेम एलिमेंट है वो यहाँ पर सेम एज सेक्शन 27 है। अब बात करते हैं सेक्शन 31 की। सेक्शन 31 ये बोलता है कि जब किसी को कम्युनिकेशन की जाती है गुड फेथ के अंदर, और उस कारण से कोई एक्ट हो जाता है ना, कोई एक्ट होता है, कोई भी एक ऑफेंस टाइप का हो जाता है, तो उस कंडीशन में यदि वो कम्युनिकेशन गुड फेथ में मेड की गई है तो उसके लिए वो पर्सन उस एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट को बताया कि आप सिर्फ 2 दिन के ही इंसान हैं, उसने इसलिए बताया कि वो अपने परिवार वालों से मिल सकता है या फिर जो भी उसकी आखिरी इच्छा वगैरह पूरी कर सकता है। तो ये जो कम्युनिकेशन मेड हुआ ये गुड फेथ के अंदर मेड हुआ। ठीक है, तो लेकिन ये जो सामने वाला पर्सन है इसको शॉक लगा और इसकी डेथ हो गई, तो लेकिन ये कम्युनिकेशन गुड फेथ में मेड की गई थी, तो ये जो डॉक्टर होगा वो वहाँ पर लाइबल नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 32 के बारे में। सेक्शन 32 एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल, एक जनरल इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं।
इसमें वो बात डिस्कस की गई है कि जब आपको मजबूर किया जाता है धमकी दे करके कि आप ये काम करो, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर लाइबल होंगे या फिर नहीं होंगे, ये इस सेक्शन में बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले एक्सेप्ट मर्डर और ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट जो कि पनिशेबल विद डेथ है। इस लाइन का ये मतलब है कि आपको भले किसी भी तरीके की थ्रेट मिले, आपको किसी भी तरीके से थ्रेट करके आपको मजबूर किया जाए, लेकिन आप उस थ्रेट के अंडर प्रेशर में आके किसी का मर्डर नहीं कर सकते। यदि आपने मर्डर किया है, भले ही आपने उस थेफ्ट जो थ्रेट है ना, थ्रेट से कंपेल होकर आपने मर्डर किया है, तो भी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपने ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया जो कि स्टेट के अगेंस्ट में है और वो एक्ट है, वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है, जिसके लिए आपको मौत की सज़ा दी जा सकती है, तो उस एक्ट के लिए भी ये जो बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको किसी आदमी का मर्डर नहीं करना है और ना ही ऐसा ऑफेंस करना है जो कि स्टेट के अगेंस्ट में हो और वो डेथ के लिए पनिशमेंट हो। ठीक है, आप ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट में कर सकते हो, जो कि मान लो 10 साल तक का हो, 5 साल तक का हो, 10 साल तक का, जो भी है। ठीक है, लेकिन वो जो एक्ट है वो डेथ के साथ में पनिशेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दूसरा कोई भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, किसी को हर्ट पहुंचाना, ग्रीवियस हर्ट, या फिर कोई भी ऑफेंस जो कि आईपीसी में दे रखे हैं या फिर कहीं और भी दे रखे हैं, तो रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए उस टाइम पे कि यदि मैंने ये ऐसा काम नहीं किया तो मेरी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। डेथ और इंस्टेंट डेथ में फ़र्क है। डेथ तो आपकी 5-7 दिन, 2-3 साल बाद में, 2-3 महीने बाद में हो सकती है, लेकिन इंस्टेंट डेथ मतलब अभी के अभी कुछ ही मोमेंट के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, या यदि आपने मना किया तो। ठीक है, उस चीज़ के लिए तो आपको रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि मेरे को खतरा है इंस्टेंट डेथ का, और उसके बाद में आप कोई भी काम करते हो, कोई ऑफेंस करते हो, तो उस चीज़ के लिए आप लाइबल नहीं होंगे। लेकिन आप मर्डर नहीं कर सकते, और ऑफेंसेज जो कि स्टेट के अगेंस्ट में है और वो पनिशेबल विद डेथ है, वो आप ऑफेंस नहीं कर सकते हो। प्रोवाइडेड यहाँ पर 2-3 कंडीशन दे रखी है, उनको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले ओन अकॉर्ड, अपनी इच्छा से उस चीज़ में नहीं पड़ा, मतलब उस चीज़ के लपेटे में वो नहीं आना चाहिए, मतलब अपनी इच्छा से उस चीज़, उस सर्कमस्टांस में वो नहीं गिरना चाहिए वहाँ पे, कि खुद की मर्जी से ही वहाँ पर वो गया है कि वो ऐसी कंडीशन में फंस गया। ठीक है, दूसरा, उसको इंस्टेंट डेथ का एक हार्म का जो इंस्टेंट डेथ का जो थ्रेट है, वो जो रीजनेबल एप्रीहेंशन है वो नहीं है, लेकिन उसको पता है कि हार्म होगा, लेकिन वो इंस्टेंट डेथ का नहीं होगा, उससे शॉर्ट, मतलब उससे कम ही होगा। इंस्टेंट डेथ के अलावा उससे शॉर्ट कोई भी हार्म हो सकता है, तो उस कंडीशन में यदि वो कोई ऑफेंस करता है तो वो उस चीज़ के लाइबल होगा। सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट डेथ की जब आपको थ्रेट मिलती है, उस कंडीशन में आप कोई ऑफेंस कर सकते हो। आप ये बोलोगे कि ये मेरे को पीट देगा इसलिए मैंने ऑफेंस कर दिया, तो वहाँ पर आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकते हो। या फिर प्लेस हिमसेल्फ, अपनी खुद की ही बेवकूफ़ी के कारण, अपने लक्षणों के कारण से वो उस कंडीशन में नहीं गिरा होना चाहिए। ठीक है, ये ओन अकॉर्ड और ये प्लेस हिमसेल्फ एक ही चीज़ होगी लगभग। ठीक है, तो वो अपनी इच्छा से या फिर अपने खुद की ही बेवकूफ़ी के कारण से वहाँ पर प्लेस हिमसेल्फ, उसने अपने आप को इस जगह पर ऐसे सर्कमस्टांस में खड़ा कर दिया कि वो उस चीज़ के लिए उसको कंपेल किया जा रहा है, तो उस कंडीशन पर वो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकता है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 दे रहा है, जो कि एक, दोनों एग्जाम्पल ही है, इनको एक्सप्लेनेशन नाम दे दिया जबकि ये है एग्जाम्पल ही। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक पर्सन होता है जो अपनी इच्छा से कोई डाकू, जो गैंग ऑफ डेकोइट्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, और वो और जब उसको गैंग ऑफ डेकोइट कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, जब इसने ज्वाइन किया तो इसको पता था कि वो किस तरह के आदमी है। ठीक है, उनका कैरेक्टर जानता था। ठीक है, तो इसको कोई काम देते हैं, वो यदि नहीं करता है तो उसको मारने का या फिर पीटने का धमकी देते हैं। ठीक है, फिर वो ऑफेंस करता है, तो वहाँ पर वो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकता। पहली चीज़, वो ओन अकॉर्ड अपनी खुद की इच्छा से वहाँ पर गया था उनको ज्वाइन करने के लिए। दूसरा, वो बीटन, वो पीटने के डर से उसने ऐसा काम कर दिया, वहाँ पर इंस्टेंट डेथ का कोई भी एलिमेंट वहाँ पर नहीं था। ठीक है, सेक्शन नंबर 2, एक स्मिथ होता है, एक लोहार होता है, जिसको गैंग ऑफ डेकोइट वगैरह उसको फोर्स करते हैं कि तेरे को मार देंगे या आपको इंस्टेंट डेथ दे देंगे यदि आपने ये दरवाज़ा नहीं खोला, तो ताकि हम जाकर इसमें लूटपाट कर सकें। ठीक है, तो उसको फोर्स करते हैं किसी लोहार को कि आपको इंस्टेंट डेथ हो जाएगी यदि आपने ऐसा काम नहीं किया। तो इस कंडीशन में इस पर्सन को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, इस एक्सेप्शन का आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 33 ये बोलता है
कि जब एक बहुत छोटे सी कुछ स्लाइट हार्म है, जिसके लिए एक नॉर्मल आदमी होता है, जिसके पास में एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी सेंस का आदमी होता है, वो उस चीज़ के लिए कोई भी केस वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब कोई स्लाइट हार्म वगैरह होती है तो आप उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होता। आप भीड़ में जा रहे हो, आपको अनजाने से किसी आदमी का धक्का लग गया, तो वहाँ पर कोई मतलब वो एक ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। छोटे बड़ों को कोई छोटा सा हार्म हो रहा है और वो बिल्कुल स्लाइट हार्म है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके लिए वो पर्सन लाइबल नहीं होगा, ठीक है। आप कहीं मेले में जा रहे हो, आप किसी के चप्पल के ऊपर पैर लग गया और वो आदमी गिर गया, ठीक है, आपने इंटेंशन ऐसा काम नहीं किया, एक स्लाइट हार्म है, इसके लिए कोई केस वगैरह नहीं करता है, तो इस कंडीशन में आप उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। सेक्शन 33 ये बात करता है। अब क्योंकि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो भी एक तरह का एक्सेप्शन है, ठीक है, तो वो सेक्शन 34 से लेकर के 44 के बीच में तो उसके लिए मैं अलग वीडियो, जो इसका अगला वीडियो वो इसके ऊपर ही आने वाला है, तो अगले वीडियो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 33 तक जनरल एक्सेप्शन ख़त्म नहीं हुए, जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 44 पे ख़त्म होंगे, जो कि 34 से लेकर के 44 के बीच में प्राइवेट डिफेंस है, इसके साथ में ही 44 पर जनरल एक्सेप्शन ख़त्म होंगे। तो आज हमने बात करी सेक्शन 33 तक। थैंक यू।